प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेपीएससी संबंधित कुछ खबरों की। जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी इस नए साल में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित करने वाला है और इसके अलावा जेएसएससी ने भी जो अपनी लंबित परीक्षा थी उसके भी परीक्षा फल अभी हाल ही में प्रकाशित किए हैं। उम्मीद की जाती है कि उसके भी बहुत सारे एग्जाम अभी हाल में संपन्न होंगे या जो कैलेंडर वो देने जा रहा है उसके अनुसार वो चलेंगे। तो आज का एक्चुअली यह जो वीडियो है, आप जो इसे स्लाइड में देख पा रहे हैं, 11 to 13 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विवाद। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अभी हाल ही में तो इसके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट रहे हैं 342, उन्हें नियुक्ति पत्र बड़े धूमधाम से बांटा गया। यही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण तक में भेजा जा चुका है। फिर आखिर यह कौन सा विवाद आ गया? एक्चुअली यह विवाद काफी पुराना है और इसका पटाक्षेप हुआ नहीं था, बल्कि एक अंतरिम राहत सरकार को दी गई थी, जिसके तहत अभी उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। सिंगल बेंच में जो मामला पहले लंबित था, अब वह हाई कोर्ट की बेंच में उसकी सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। इसी से संबंधित यह सारा विवाद है। तो हम जानेंगे जेपीएससी के बारे में जो इसकी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। तो ये देखें कि है क्या आखिर ये मामला। जेपीएससी के बारे में अगर इसके जो सिविल सेवा की बात है तो आपको जैसे पता है कि ये 2025 खत्म हो चुका है। इसके हिसाब से अगर प्रत्येक वर्ष जेपीएससी ने परीक्षा आयोजित की होती तो अब तक कुल 25 परीक्षाएं आयोजित हो गई होती, लेकिन उसके अगेंस्ट में अब तक केवल 8 ही परीक्षाएं आयोजित की जा सकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विलंब हुआ है यहाँ के परीक्षाओं के संचालन में और संपादन में। जैसे कि आप सबसे पहले देखें कि पहली जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी वह 64 पद के लिए, केवल 64 पद के लिए हुई थी और वो भी 2003 में। दूसरी 172 पद के लिए 2006 में। वैसे ही थर्ड 242 पद के लिए 2007 में। फोर्थ 2010 में 219 पद के लिए। फिफ्थ 277 2013 में और सिक्स्थ 327। और यही से एक नया पैटर्न, ये न्यू सिलेबस यहां से शुरू होता है। न्यू सिलेबस के बेसिस पर ये छठी परीक्षा से झारखंड जेपीएससी ने अपनी परीक्षाएं सिविल सर्विसेज के लिए आयोजित करनी शुरू की। उसके बाद 7वीं से 10वीं एक साथ कंबाइंड रूप में उसने लिया और उसके लिए कुल पद थे 252 और आखिरी जो 11वीं से 13वीं सिविल सर्विसेज संपन्न हुई वो 342। तो इस प्रकार सबसे बड़े संख्या की हिसाब से अगर बात की जाए तो ये आखिरी 11वीं से 13वीं 342 पदों के लिए 2023 में परीक्षा संपन्न हुई थी और इसके जो सफल छात्र थे उन्हें हाल ही में नियुक्ति पत्र भी इस नए साल में 2026 में दिया गया। तो इस प्रकार से ये इसका इतिहास रहा है जेपीएससी सिविल सर्विसेज का, जो अब तक का है। इसमें से शायद ही कोई परीक्षा रही हो जो विवादों में न रही हुई हो। दूसरी की अगर बात की जाए तो इस पर तो सीबीआई इंक्वायरी ही चल रही है, अभी ये पेंडिंग है। इसकी 11वीं से 13वीं की बात की जाए तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारे इसमें याचिका डाले गए थे। इसके संचालन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे। तो इन सारे मुद्दों पर हाईकोर्ट ने की एकल बेंच थी, उसने अंतरिम राहत देते हुए सरकार को और रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र किया था, लेकिन साथ ही एक कंडीशन दे दिया था कि इसके जो भी आउटकम होंगे उससे इस परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा। अब कल की जो न्यूज है, कल अर्थात 21 जनवरी की जो बात है उसके बारे में आप देखें। जैसा कि आप न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिस्प्यूट 342 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मेड रिस्पोंडेंट इन द हाई कोर्ट। ये एक बड़ी खबर है। स्वाभाविक है कि इसके चलते धड़कनें बढ़ गई होंगी जो चयनित छात्र हैं। तो आखिर ये मामला क्या है उसका आज के पेपर में विस्तार में दिया गया है, निकला हुआ है। तो इसमें जो चीफ जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस
राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इससे रिलेटेड जो विज्ञापन 1/2024 आया था, उसके आलोक में पहले से जो पड़ी हुई थी पेंडिंग याचिकाएं, उन पर इन्होंने सुनवाई की और इस दौरान खंडपीठ ने प्रार्थी को आईए याचिका को स्वीकार करते हुए सभी सफल 342 अभ्यर्थियों को मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही साथ और भी जो इससे संबंधित एजेंसी थी, उन्हें भी इसने नोटिस देने के लिए सरकार को लिखा। तो अब इससे संबंधित ये आखिर ये है क्या, पहले से भी आपको इस संबंध में आप बहुत सारी जानकारी आपके पास है और इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी जिसके आलोक में ये दी गई थी, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है मामला। उसको जो अखबार में आया था उसी को हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट वाइज देने की कोशिश की है। इसमें हम जानते हैं सबसे पहले कि आईए याचिका भी एक दाखिल की गई थी। तो ये आईए याचिका क्या होती है? तो आईए इनफैक्ट आईए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस ये दिया गया है, जो एक अंतरिम याचिका है और यह जो वाद जो लंबित रहते हुए इसमें एक प्रोविजन होती है कि अगर याचिका करता चाहे तो उसमें कुछ चीजें उसमें डाल सकता है या अस्थाई अस्थाई राहत के लिए भी दायर कर सकता है। मतलब वह कह सकता है कि इनकी नियुक्ति तब तक न हो जब तक कि इसका आदेश फाइनल नहीं हो जाता, या उसमें कुछ तथ्य और भी इस बीच में मिला हो याचिकाकर्ता को, तो उसको भी उसमें जोड़ने का रिक्वेस्ट कर सकता है। तो एक तरह से अस्थायी राहत के लिए दायर किया जाता है कि इसको अभी फाइनल करने के पहले इन सारी चीजों को भी आप देख लें। तो यही इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन एंड इंटरिम एप्लीकेशन ये अभी फाइल किया गया है और इसका उद्देश्य है कि स्टे आदेश उसमें हो, पक्षकारों को अगर जोड़ना हटाना हो, अंतरिम निर्देश हेतु उपयोग करना हो, तो वर्तमान मामले में इसके आलोक में 342 जो सफल अभ्यर्थी हुए, 342 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उनको रिस्पोंडेंट बनाने के लिए इसमें निर्देश मिला है और इसका पर्पस एक तरह से पूरा हो चुका है। तो आइए दाखिल किया गया। अब जाने कि आखिर ये सब पूरा मामला है क्या और इसकी नौबत या जरूरत क्यों पड़ी और क्यों कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट इस रिजल्ट से खुश नहीं थे, जिसके आलोक में वो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप ये स्थिति अभी आई, जिससे कि हाईकोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और नोटिस देने के लिए सरकार को कहना पड़ा। तो ये इनफैक्ट झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन 1/2024 के परिणाम को चुनौती दी गई थी। तो चुनौती क्यों दी गई थी, इसके पीछे भी रीजन है। जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसके लिए सरकार एक नियमावली तय करती है और उसी नियमावली के आलोक में जेपीएससी को या जो संबंधित एजेंसी होती है उसे परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए सरकार आग्रह करती है। तो जो जेपीएससी की परीक्षा 1113वीं की परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार ने जो नियमावली जेपीएससी को सौंपा, उसके अनुरूप परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाई, जैसा कि याचिकाकर्ता का कहना है। इसी के चलते इन्हें कोर्ट में जाना पड़ा कि हमें न्याय दिया जाए, क्योंकि जो परीक्षा का होना चाहिए था स्वरूप वह पूरा नहीं हो सका है। तो इसमें याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसके पहले भी हो चुका था, लेकिन वो सिंगल बेंच था, एक ही जज के द्वारा उस पर डिसीजन लिया गया था या उसमें एक अंतरिम रिलीफ सरकार को दी गई थी। लेकिन ये जो है अब डिवीजन बेंच है और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए यह चर्चा में है कि कुछ भी हो सकता है। तो स्वाभाविक है कि उससे चिंतित होना जो सफल कैंडिडेट है वो वाजिब है। तो यहाँ पर सभी 342 सफल अभ्यर्थियों को अब सरकार नोटिस भेजेगी, उन्हें भी प्रतिवादी बना दिया गया है। सभी को नोटिस जारी करने का आदेश, संबंधित विभाग प्रमुखों को 2 सप्ताह, जहां जहां इनके लिए ये चयनित हुए हैं उनके संबंधित विभागीय प्रमुखों को भी 2 सप्ताह में नोटिस तमिल कराने का निर्देश दिया गया है कि आप उनको जो चयनित कैंडिडेट हैं उनको आप 2 हफ्ता के अंदर में दे दीजिए, ताकि वो भी अपना पक्ष इस मामले में रख सकें। तो ये मामला था। अब विवाद का मुख्य आधार इस पर आते हैं, क्योंकि यही इस वीडियो का थीम है या मूल है, जिसके चलते हमें लगा कि इस पर आपको एक वीडियो देना चाहिए।
तो हमने इसकी शुरुआत की। अब इसमें क्या है, आखिर विवाद का जड़ क्या है या क्यों लोग संतुष्ट नहीं है इस परीक्षा से? तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो उसके प्रावधान थे उसमें सबसे पहला जो डिस्प्यूट का रीजन है वो ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स, डिजिटल इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। डिजिटली उनका इवैल्यूएशन हुआ जो कि उसमें नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिजिटली इवैल्यूएशन का प्रावधान नियमावली में नहीं था लेकिन इसके बावजूद हुआ। अब ये डिजिटल इवैल्यूएशन होता क्या है? अन्य जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होते हैं उनका इवैल्यूएशन तो कंप्यूटर के थ्रू हो जाता है ओएमआर शीट के पर, लेकिन ये जो लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं उनका इवैल्यूएशन कैसे डिजिटली होता है यह थोड़ा समझने की जरूरत है। और आपको मैं ये बता दूं कि डिजिटल इवैल्यूएशन का मतलब है कि सबसे पहले कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन हॉल में अपनी उत्तर पुस्तिकाएं तैयार करता है, उसमें जो प्रश्न आते हैं पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसके अनुरूप वह आंसर लिखता है। उसकी कॉपी को फिजिकली वही कॉपी एग्जामिनर को भेजकर नहीं इवैल्यूएट कराया जाता बल्कि उसका स्कैन किया जाता है और उसकी स्कैन कॉपी को जहां कहीं भी जिस एग्जामिनर को भी भेजना होता है वहां पर भेजा जाता है और वहां एग्जामिनर अपने लैपटॉप पर या टैब पर उसको ओपन करता है और वहां उसका इवैल्यूएशन करने के बाद से उसको मार्किंग करता है। तो सरकार का या आयोग का यह पक्ष हो सकता है कि यह प्रक्रिया ज्यादा आधुनिक है और ज्यादा सटीक है, इसमें निष्पक्षता का भी मामला होता है क्योंकि इसमें परीक्षार्थी की पहचान पूरी तरह से छुपी हुई रहती है, बारकोड वगैरह भी सारा छुपा हुआ रहता है। एग्जामिनर को केवल कॉपी का स्कैन मैटर वहां पर भेजा जाता है जिससे कि आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है कि यह किस परीक्षार्थी की कॉपी है। उसमें जो मार्किंग करता है टीचर वह भी अपने आप ऐड होके इवैल्यूएटेड होके और एक जगह आ जाता है जिससे कि उसका गणना करना या एक जगह पर उसको ला के रखना यह काफी आसान हो जाता है और रिजल्ट कंपाइलेशन में भी इससे काफी सुविधा होती है और कम समय में रिजल्ट तैयार की जाती है। तो सबसे पहले यह मुद्दा आता है कि जब नियमावली में नहीं थी तो उसके विरुद्ध जाने का क्या औचित्य था, वह नहीं करना था, आप अगले बार से करते लेकिन इस एग्जाम के लिए ऐसा न करते। उनका अपना तर्क अपना पक्ष हो सकता था कि इससे जो छात्र एग्जामिनेशन में लिखते हैं उससे उनकी हैंडराइटिंग की सही पहचान नहीं हो पाती या जो हो सकता है कि कुछ पेज स्कैन नहीं हो जिस पर उन्हें मार्क्स नहीं मिल पाता हो। तो इन सारी चीजें यहाँ पर हो सकती थी। इसके चलते इनका जो पहला ऑब्जेक्शन का पॉइंट है वो यही है कि डिजिटल मूल्यांकन नियमावली के विरुद्ध बताया गया जो कि जेपीएससी ने किया। उसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उस नियमावली में दिया गया था कि कॉपी का इवैल्यूएशन वैसे शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा जो कम से कम 10 वर्षों की योग्यता रखते हो, 10 वर्षों का अनुभव जिनके पास हो। विषय विशेषज्ञ तो हो ही, साथ ही साथ उन्हें 10 वर्षों तक कॉलेज में अध्यापन का, टीचिंग का उन्हें एक्सपीरियंस हो। लेकिन यहां तर्क है कि अनुभवहीन इवन गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो टीचर अपॉइंट किए गए थे उनसे भी इसका मूल्यांकन कराया गया जो कि मात्र 2 साल 3 साल की अनुभव रखते थे, जो बिल्कुल ही नियम विरुद्ध है। इनका ये तर्क है और बात भी सही है कि अगर था उसमें कि 10 साल एक्सपीरियंस टीचर से कराया जाएगा तो ऐसे शिक्षकों की कमी तो है नहीं, तो उनसे न करा के क्यों मतलब वैसे लोगों से कराया गया जो या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे या गेस्ट थे और वो भी 2-3 साल का ही अनुभव रखते थे। तो इसमें उन्हें लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है कि मैनिपुलेशन किया गया हो जिसके चलते जो सक्सेसफुल अपने को समझ रहे हो छात्र वो नहीं हो पाए। तो ये मेन जो 2 आरोप इनके थे वो ये थे। अब एकल पीठ के आदेश को चुनौती एवं परिणाम रद्द करने की मांग, इसी के बेसिस पर इन्होंने डिवीजन बेंच में अपील की कि इसको रद्द किया जाए और साथ ही साथ जो 342 अब तक का जो सबसे बड़ा पद के लिहाज से एग्जामिनेशन था इसे भी निरस्त किया जाए और फिर नए सिरे से उसका मूल्यांकन हो और रिजल्ट तैयार किया जाए। तो ये मामला है और मजे की बात यह है कि इनका सिलेक्शन भी हो गया है। अपॉइंटमेंट लेटर हैज बीन issued and 342 selected candidates sent for training और ये अब ट्रेनिंग में भी जा चुके हैं। अब आगे क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन काफी दिलचस्प मामला हो गया है।
एनीवे मैं वैसे छात्रों को जो कि अभी काफी तन्मयता से जुड़े हुए थे इस जेपीएससी परीक्षा, आगामी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि अभी जो जेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंगली 8 मार्च को जेपीएससी पीटी, जो 14th जेपीएससी आने वाला है, उसका 8 मार्च को उसने अपना पीटी का डेट तय कर दिया था। उसके चलते काफी संख्या में छात्र अपनी तैयारी में भी लग गए थे। उनके लिए दुविधा की स्थिति न उत्पन्न हो, इसलिए भी आज का यह वीडियो आवश्यक है। जो भी हो, जितने भी विवाद रहे हों, लेकिन अधिकारी तो बनते रहे हैं और राज्य में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, तो उससे विचलित नहीं होना है। आपको अपना काम करना है, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, क्योंकि अभी जेपीएससी ने 142 मोटा-मोटी इतने पद के बारे में चर्चा तो है, कम से कम इतना पद तो आएगा ही, कुछ हो सकता है कि और भी इसमें पद जुड़ जाए। तो इसलिए और 8 मार्च को पीटी की संभावित तिथि जो कैलेंडर के हिसाब से है, वो 8 मार्च उसने डिसाइड भी कर दिया है। तो इसलिए इसमें सोचने की वाली बात नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम अपने समय निर्धारित तिथि पर ही हो जाए, क्योंकि आपने जैसा देखा होगा, जो आज से ही परीक्षाएं जेपीएससी की प्रारंभ हुई है, जेपीएससी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो परीक्षा हुई, वो हो रही है, उसकी मुख्य परीक्षा। अभी कुछ समय पहले तक 7-8 तारीख तक लोगों को यह नहीं पता था कि उनका फॉर्म फिलअप होगा कि नहीं होगा। जो चयनित छात्र थे पीटी में, उनका एडमिट कार्ड कब इशू होगा, लेकिन सारी प्रक्रिया इतने कम समय में पूरी कर ली गई और आज परीक्षा का भी आयोजन प्रारंभ हो गया। तो इतना मानकर चलें कि अगर आयोग चाहेगा तो निश्चित रूप से निर्धारित समय पर अपनी परीक्षाएं ले लेगा। तो 8 मार्च है, कार्मिक विभाग ने जेपीएससी को नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। अंतिम समय तक पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है, इसलिए हमारे वैसे छात्र जो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर जुड़े हुए हैं और हमारे कोर्स को वो पूरा कर रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वो बिल्कुल विचलित न हो, अपनी तैयारी को उसी रफ्तार में जारी रखें। और वैसे छात्र जो यूट्यूब से हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मेरा यह संदेश होगा कि वे भी थोड़ा भी अपना वक्त बर्बाद न करें और जेपीएससी पीटी की परीक्षा के लिए लग जाए, क्योंकि इसके बाद भी मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। मेंस भी आपको मई 2026 में ही वो प्रस्तावित है। तो इसके बाद से पीटी और उसके बाद से हार्डली आपको 2 महीने का वक्त मिलना है। तो इसलिए आप इसके साथ साथ पीटी के साथ साथ मेंस के बारे में भी पढ़ते चले, जैसा कि स्पर्धा ने अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मेंस प्लस पीटी एक साथ शुरू किया है। तो निश्चित रूप से जो छात्र सीरियस रहे होंगे अब तक, उन्हें इसका बहुत फायदा मिल चुका होगा, या उनकी तैयारी का लेवल एक सर्टेन हाइट तक चला गया होगा। अब भी जो छात्र जुड़ना चाहते हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे जुड़े और कम से कम अभी जो टेस्ट सीरीज हमारे चल रहे हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 25 टेस्ट सीरीज चलने हैं, साथ में सेक्शनल टेस्ट भी होने हैं, तो इसका वो लाभ लें। और फ्री कंटेंट या फ्री टेस्ट सीरीज भी जो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर दिए जा रहे हैं, उससे भी वो अपनी तैयारी को एक लेवल दें और चेक करें कि वो कितने हद तक तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन अच्छा होगा और इन सारी घटनाओं का आप पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई में थोड़ा भी व्यवधान न डालें और पूरी रफ्तार के साथ आप जैसा चल रहे हैं वैसा चलते रहे। निश्चित रूप से कल आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।